बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी रस्साकशी जारी है। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए, नहीं तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद आकर इस्तीफे छीन लेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है, वज़ीर आज़म का कल का जो बयान आया कि अगर ये अपोजिशन लॉन्ग मार्च एक हफ्ता भी निकाल गई तो मैं इस्तीफा देने के बारे में सोचूंगा। यानी वजीर आजम को ये यकीन है कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हुकूमती तमाम वज़रा ये बयान देते हैं कि आज आप इस्तीफे दें, आज स्पीकर को पहुंचवाएं और हम फौरन इसको मंजूर करेंगे, इस्तीफे मंजूर होंगे और हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। आज भी आजम स्वाति जो कि विफाकी वजीर, जिनको अभी रेलवे की वजारत दी गई शेख रशीद साहब की जगह, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जिस दिन इस्तीफे देगी मैं डी चौक पर 100 देगे तकसीम करूंगा। यानी अपोजिशन के इस्तीफे देने के मामले पर भी हुकूमत को यकीन नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वज़ीर आज़म साहब ये बात करते हैं कि अपोजिशन फौज को मुतनाज़ा बना रही है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने बहुत सब्र से इनके तमाम जो तनकीद थी वो सुनी, लेकिन इन पर बगावत का या गद्दारी का, जिसका आर्टिकल 6 के हवाले से उन्होंने जिक्र करते हुए ये बाकायदा कहा कि इन पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन पर तो गद्दारी का मुकदमा बनता है, क्योंकि ये फौज को कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमत को घर भेज दें और इनको ले आएं। और उनको ये भी बताया गया कि इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 2013 में एस्टैब्लिशमेंट ने इनका साथ दिया और अब इन इंतखाबात में इनका साथ नहीं दिया गया। ये वज़ीर आज़म साहब का दो टोक बरमला उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरी तरफ एक अहम मामला है सेनेट इंतखाबात का, जिस हवाले से ऑब्वियसली बहस तो चल रही है। हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट राय तलब करना चाहती है आर्टिकल 186 के तहत, और जो मुख्तलिफ राय हम सुन रहे हैं उसमें ये कहा जाता है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए नहीं हो सकता क्योंकि आइन में ये चीज़ दर्ज नहीं है। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आएगा वो हमारे सामने होगा। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला साहब का मामला, जो कि नैब के हवाले से तनकीद काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, चेयरमैन नैब को वो सेनेट में तलब करने की बात कर रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से सेनेट का इजलास बुलाने के लिए दरखास्त दी गई, जिस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया। और अपोजिशन का और खुसूसी तौर पे मानवीवाला साहब का ये कहना है, ये इल्ज़ाम है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब पर कि वो चेयरमैन नैब की तरफदारी कर रहे हैं, उनको बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो उनकी तलबी जो है सेनेट में हो, जिस पर सलीम मानवीवाला साहब ने ये कहा है कि अगर चेयरमैन नैब सेनेट बुलाने पर पेश ना हुए, अगर वो ना आए जब उनको तलब किया जाएगा, तो फिर वो कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको पेश करने के लिए वारंट भी जारी कर सकते हैं। तो पहले तो इस मामले पर बात करते हैं। हमारे पास बहुत ही सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं और सईद काजी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो सेनेट वाले मामले पे इफ्तिखार साहब आपका तज्जिया कि ये आपको लग रहा है कि ये मामला आगे बढ़ सकता है और सेनेट का इजलास हो सकता है कि बुलाया ही ना जाए, क्योंकि डिले का इल्ज़ाम ऑलरेडी लगाया जा रहा है। आज भी वो जो रिक्विजिशन थी सेनेट का इजलास बुलाने की, उस पर एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया कि मार्च और उससे पहले जो हुकूमत का ऐलान है कि फरवरी तक इस मामले को खींच दिया जाए। उसके बाद ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ही चेंज हो जाएगी और फिर चेयरमैन नैब की तलबी हो ही ना सके। ये है कि ख्वाहिशात पर तुकमें किसी को नहीं रोका जा सकता। ख्वाब देखने पे भी किसी पर पाबंदी तो नहीं हो सकती, वो ख्वाब ना देखे। आइन क्या कहता है? आइन पहली बात तो ये कहता है कि वोटर जो है वो सीक्रेट बैलेट से हो सेनेट के इलेक्शन के लिए। और फिर सेनेट के इलेक्शन में एक और चीज़ है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को समझ लेनी चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी, इसमें ये इसके जो वोटिंग का तरीकाकार है दूसरे आम वोटों के तरीकाकार से मुख्तलिफ है, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक मुद्दत का तल्लुक है, 11 मार्च को मुद्दत ख़त्म होती है, तो ये असूली तौर पर ये बात तयशुदा है और कानून का इसका यही कहता है कि विद इन द 30 डेज बिफोर 11 मार्च, 11 मार्च से 30, बिल्कुल सही, 11 फरवरी से 11 मार्च तक। वो 11 फरवरी भी नहीं, बल्कि इनको तो एक दिन और मिल जाएगा पीडीएम को, सॉरी पीटीआई को। इस दफ़ा लैब का साल है, एक दिन कम होगा ना, तो एक दिन और मिल जाएगा। तो ये है कानूनी सही। और क्यों ऐसा क्यों बज़द हैं इमरान साहब हाथ के लिए कि उनके जो दोस्त हैं जिनको उन्होंने बैरून मुल्क से बुलाया हुआ है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से फैसले भी आ गए हैं
کہ ہاں وہ سیاست وہ حصہ لے سکتے ہیں الیکشن میں بھی، اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی بن سکتے ہیں، اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو سینٹ کا رکن بنوا دیا جائے گا تاکہ ان کی قانونی حیثیت ہو جائے، ہر وقت ان کو چیلنج نہ کیا جائے. اس سلسلے میں خود پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں اور تحفظات ہیں. ہم لوگ افتخار صاحب کون سے دوست ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سینٹ کا ممبر بنانا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ میں نام لے دیتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب ہیں، جی جی، زلفی بخاری صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں. یہ تو تین نام لیے نا، یہ تو تین نام لیے نا. ایسے بہت سارے نام، کیونکہ پی ایم ایل کی سب سے زیادہ نشستیں پنجاب سے خالی ہوں گی. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ عجیب سیاسی باتیں ہیں اس ملک کی، کہ جو لوگ سال 2 سال پہلے آئے تو وہ آتے ہی اہم عہدوں پہ فائز بھی ہو گئے. 2 سال تک انہوں نے اہم عہدوں کو استعمال بھی کیا، بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر بھی کیا، اور اب سینٹ کے اندر انتخاب بھی لڑنے کے لیے ان کو منتخب کیا جا رہا ہے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے ہو کے ووٹ ہو، تاکہ جو ان کی جو نامینیشنز ہو ان لوگوں کے حوالے سے یہ ان کی جیت یقینی بنائی جائے. یہ ہے سارا پی ٹی آئی کی. اچھا تو آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی ان کے ناموں پر یا ان کو سینیٹر بنانے پر اعتراضات ہیں، لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، وہ چیز ختم کرنے کے لیے شو آف ہینڈز کی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ آبزرویشن ہے، اسیسمنٹ ہے. اور مجھے اس کے بارے میں علم ہے کہ جن دوستوں سے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے وقت آ گیا کہ ان کو سینٹ کا ممبر بنایا جائے. چلیں، آپ نے 3 نام لیے، آپ کہتے ہیں شہباز گل، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کو وزیر اعظم جو ہیں وہ سینیٹر بنانا چاہتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. سادیہ یہ 3 نام میں نے لیے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کے پی کے کو سب سے زیادہ سیٹیں جو خالی ملیں گی نا سینٹ کی، وہ کے پی کے سے ملیں گی پی ٹی آئی کو. سعید قاضی صاحب، اس پہ پہلے آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے، یا جو سلیم مانوی والا صاحب کی میں نے بات کی اور چیئرمین نیب کی طلبی کا معاملہ ہے اور سنجرانی صاحب پر ان کو اعتراضات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو وہ بچا رہے ہیں، ان کی طرفداری کر رہے ہیں. دیکھیں سعدیہ، دیر آر سکورز آف نان ایشوز جس پہ ہماری اشرافیہ جو ہے ریگلنگ اوور کر رہی ہے. ایک کرائسس ریڈن ملک ہے، ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ نیچے کر لو یہاں پہ. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ کون سا عمران خان نیا کام کریں گے، کس پارٹی میں جمہوریت ہے، کون سا سینیٹر نواز شریف، بے نظیر بھٹو یا کسی اور نے اپنی مرضی کے خلاف کبھی بنایا تھا؟ یہ پارٹی کے عہدے پیسے لے کے دیتے ہیں. میں آپ کو پیسے کیا پارٹی فنڈ کہہ لیں اپنی استاد طبع کے مطابق. یہ جو اب ڈیبیکل ہوا ہے جس پہ انہوں نے یہ جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے کہا یار بندے آپ نے کام نہیں ہوتی، کام اسی کی کریے، ہم نے تو یہ جو عہدے لیے ہیں اس کے بدلے میں ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک نیکڈ پاور سٹرگل ہم دیکھ رہے ہیں. جمہوریت میں بھی یہی ہو رہا ہے، مارشل لا تو خیر ہوتا ہی مارشل لا ہے. تو اس میں کون سی نئی بات ہے کہ عمران اپنے ہینڈ پک نہ لے کے آئے؟ میاں صاحب کیا بے نظیر کی مرضی سے سینیٹر بناتے رہے پہلے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی ہے، کیونکہ کوئی جمہوری روایت پختہ نہیں ہوئی. مارشل لاؤں میں تو کیا ہونی تھی، انہوں نے بربادی کیا ہمیں. اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے فیملی کی لمیٹڈ کمپنیاں بنا کے رکھ دیا پارٹیوں کو. تو واٹ از نیو؟ آئی ڈونٹ انڈورس اٹ، آئی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ. مگر جب ہمیں موقع ملا کہ ہم پیچھے کریں اس کو اسٹیبلشمنٹ کو اس کے رول تک محدود کریں، جب ہم نہ آئے بیچ میں تو ہم نے کیا کیا؟ میرا چاچا، میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا پتر. جب آپ اس طریقے سے حکومت میں روایتیں رکھیں گے تو what do you expect؟ عمران خان اس وقت سیاست جنت میں کر رہا ہے. مطلب عمران خان I don't approve of him. کل وہ ہم نے ڈرامہ دیکھا نورا کشتی جو ایک چینل پہ ہوئی، ایک ہی مفاد کے 2 نمائندے بیٹھ کے لڑ رہے تھے اور ہمیں دکھا رہے تھے کہ بہت، ایک طرف ندیم بابر بیٹھا تھا، ایک طرف شاید خاقان عباسی بیٹھا تھا، دونوں پاسے واردات. تو سوال یہ ہے کہ ہم عوام دیکھ رہے ہیں، اس میں تو بڑا کریڈٹ لے رہی ہے حکومت، بڑی تعریفیں کر رہے تھے وہ لوگ ندیم بابر کی، بہت سارے وزراء اور مشیران اور معاونین خصوصی کہ جی بڑا ناک آؤٹ کر گئے شاید خاقان عباسی کو پہلے راؤنڈ میں ہی. میں یہ کہتا ہوں سعدیہ کہ ریگولیٹر جو ہوتا ہے، کل جو خدا بخش ابو بکر خدا بخش کی رپورٹ آئی، اس نے کہا اوگرا کو بند کر دو، نیپرا کو بند کر دو. یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا، اور میں اس حکومت کو، یہ حکومت بھی شامل ہے اس میں، ہینڈ ان گلو ہے.
वड्डी वारदात पिछले करके गए ने जिन्होंने ये अपने असासे ऑफ लोड किए, 100 से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट और बेच के खा पी के डकार मार के निकल के 90% बंद हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ पीरियड। और आज भी वही है। ये जो खुद नदीम बाबर साहब हैं, ये बराह रास्त ओरिएंट एनर्जी में रहे हैं, तो ये मेरे मफाद का, कंज्यूमर के मफाद का या टैक्स पेयर के मफाद को कैसे वो देख सकते हैं, जितनी अच्छी मर्जी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सवाल करता हूँ, मैं एक सवाल उठाता हूँ, एक अवाम के नुमाइंदे। आज मैं इफ्तिखार भाई जरा सुनिएगा, आज मैं देख रहा था दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें, तो मैं घूमते घूमते गया, तो मैं इधर उधर साउथ एशिया बाहर निकल गया, मैंने क्यूबा में देखा, मेरा दिमाग उल्टा रह गया। एक इकाई है जिसे आप गालिबन KWH कहते हैं, एक यूनिट है। पाकिस्तान में हम बिजनेसमैन को 26 रुपए 64 पैसे में देते हैं, 25 रुपए 64 पैसे में, और आम आदमी को 10-12 रुपए का देते हैं। मैं क्यूबा को देख रहा था कि वो पाकिस्तान के 13 पैसे का देते हैं, 13 पैसे का घर के कंज्यूमर को, और 0 पैसे का कारोबार को, चाहे वो निजी है। अरे उसमें कोई मॉडल उसकी, हमसे तो ये बात करें। आज मुझे एक खातून मिली, मुझे कहने लगी मेरी 28,000 रुपया या इतनी तनख्वाह है, तो मेरा 18,000 रुपया घर का बिल है, और 2,000 का बिल मैं नहीं दे सकती बिजली का, बत्ती बुझा के बैठे रहते हैं हम। तो मेरे तो ये इशू है, सेनेट में हाथ ऊपर कर लें, नीचे कर लें। ठीक है, मुझे तो आप पता कह रहे हैं है कि दोनों तरफ के सारे बिकेंगे। ठीक है, मुफाद जो हैं वो सबके इन चीजों से मुंसलिक हैं, और जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान भी कोई जन्नत में हुकूमत नहीं कर रहा, वही चीजें हैं। माजी में भी यही होता था, अपने हैंड पिक्ड लोगों को लाया जाता था, और अभी इमरान खान साहब भी आप कहते हैं कि वही सब कुछ कर रहे हैं। आमिर ज़ियाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बार बार कहा जाता है कि जी सेनेट के हवाले से ऑब्वियसली आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन एतराजात सबको होते थे। पिछला भी जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उस पर भी सब लोगों ने कहा कि जी बड़ी गलत बात है, ये खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। और इस पे 2015 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त थे, तो उन्होंने कोशिश भी की, PMLN ने कोशिश भी की, लेकिन कौन सी जमातें नहीं मानी, किन जमातों की तरफ से रिजर्वेशंस आ गई 22वीं तरमीम पे, आईनी तरमीम पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, वो दोनों जमातें जो अभी भी इस PDM का हिस्सा हैं। और दिलचस्प बात यह है कि PTI जो इस्तीफे दे के बाहर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर ये PMLN की हुकूमत प्रपोजल लाती है तो हम इसकी हिमायत करेंगे, हम असेंबलियों में वापस भी आ जाएंगे, हम वोट करेंगे इसके हक में। लेकिन पीपल्स पार्टी और JUIF नहीं मानी। साथिया, बात ये कि अगर देखें कि असूली तौर पे क्या दुरुस्त है, असूली तौर पे कि हर मरतबा हमारे यहाँ सेनेट में जो है एक घोड़ों का कारोबार होता है, वो जिसको हॉर्स ट्रेडिंग हम कहते हैं, सबल खुले लग जाते हैं ना, और हाईएस्ट बिडर जो है वो जो है अपने मनपसंद किस्म की सीट भी ले सकता है, या जो सीटें कहते हैं खरीदो फरोख्त होती है, बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त बात है। हमें पहले तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि गुज़िश्ता हफ्ते अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि हम हाथ नहीं खड़े करवाएंगे, हम ओपन बैलेट करेंगे, बजाय सीक्रेट बैलेट के। ओपन बैलेट में ये होगा कि जनाब उसका जो वोट डालने वाले का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा, और वो जो क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट सिस्टम्स के जरिए जो है वोटिंग होती है, तो आपके पॉइंट सिस्टम होता है, तो हाथ खड़े करके तो वैसे भी नहीं डाला जा सकता था। तो बैलेट होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट वो ओपन बैलेट होगा, और उसके अंदर अगर कोई आदमी अपनी लॉयल्टी बदलेगा या गलत वोट डालेगा, वोट को जाया करेगा। चले वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 226 में बहुत क्लियरली कहता है शेल लफ्ज़ आता है कि जी सीक्रेट बैलेट होगा। जी सादिया, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने कहा पहले तो हम गवर्नमेंट का प्रपोजल देख लें, वो क्या है। गवर्नमेंट का प्रपोजल ये नहीं है कि आपको हाथ उठाना है, गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि हमें ओपन बैलेट करना है। अब इसमें जो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारा आइन ये तो हुकूमत कर सकती है कि जी 30 रोज पहले आप मुद्दत खत्म होने से 11 मार्च को अगर मुद्दत खत्म हो रही है, ये टर्म खत्म हो रही है सेनेटर्स की, तो आप 11 फरवरी या 12 फरवरी को या 10 फरवरी को करा सकेंगे। लेकिन अगर आप ओपन सीक्रेट बैलेट को ओपन करेंगे, उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत होगी। और इस वक्त जो माहौल है उसमें अगर आप ये समझे कि हुकूमत जो है किसी तरह का कंसेंसस बिल्डिंग कर सकेगी सादिया साहिबा, वो नहीं हो सकता। नीयत नेक है, असूली तौर पर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी सियासत में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई हुई है, तो मैं नहीं समझता इस किस्म की कंसेंसस बिल्डिंग कर सकेंगे। लेकिन आप इसको एक समझ सकते हैं कि मैं अगर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूं, तो गवर्नमेंट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकती है। वो ये कि आप याद करें कि जी जो माजी में सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हुआ और लोगों ने बहुत शोर मचाया कि जी इसकी खरीदो फरोख्त हुई, अगर अब ऑपोजिशन के लिए कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट आते हैं, देखिए हुकूमत एक काम कर सकती है, हुकूमत जल्दी तो करा सकेगी, बिल्कुल करा सकती है, लेकिन वो गालिबन ओपन बैलेट ना करा सके,
تو وہ حکومت یہ ہمیشہ کہہ سکے گی جی ہم نے تو پروپوز کیا تھا لیکن حزب اختلاف نے ہمارے ساتھ دیکھیں وہ جلدی کرانے والا تو آئی تھنک وہ حکومت نے خود اعلان کر کے اس چیز کو ہوا بنا دیا، ورنہ تو آئین کے اندر پروپوزل ہے جیسے افتخار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 1 مہینہ پہلے آپ کرا سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوتا بھی آیا 15-20 دن پہلے ہو جاتے تھے الیکشن، تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بٹ عامر رضا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جو کہا کہ حکومت آئینی ترمیم کے علاوہ نہیں کرا سکتی، اور حکومت کو بھی یہ بات اگر اچھی طرح سے پتا ہے، تو پھر یہ اوپن بیلٹ والا جو پروپوزل ہے یہ پھر لانے کی وجہ کیا ہے اگر ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال میں اسی طرف آ رہا تھا. ہاں وہ میں شوشہ جو چھوڑا گیا اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اب سینٹ کا چیئرمین کا جب الیکشن ہوا تو اپوزیشن کھڑی ہو گئی، جی ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی. اب اگر مطلب ہے اپوزیشن کے حزب منشا ووٹنگ نہیں ہوتی، ایک تو افتخار صاحب نے سینیریو بلڈنگ کی، ایک سینیریو بلڈنگ میں کر رہا ہوں، وہ منظرنامہ یہ ہوگا کہ حزب اختلاف کے حزب منشا ووٹنگ نہیں ہوتی. اگر ووٹنگ نہیں ہوتی اور حزب اختلاف شور مچائے گی تو حکومت کہہ سکتی ہے آن اے ہائر مورل گراؤنڈ کی جی ہم نے تو کہا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے کہ نون لیگ میں بھی لوگ خوش نہیں ہیں. پنجاب اسمبلی میں نون لیگ میں بھی بہت سارے لوگ ناراض ہیں، وہ مریم صاحبہ کی پالیسی سے بہت نالاں ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے بہت بددل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے پولرائزیشن کو بڑھایا جا رہا ہے، اس ادارے کو بلا وجہ آپ متنازع بنا رہے ہیں، تو کسی بھی طرف آگ لگ سکتی ہے. جیسے افتخار بھائی نے کہا ممکن ہے ایسا ہو، ممکن یہ بھی ہے جو میں سینیریو کہہ رہا ہوں. تو حکومت نے یہ جو گیمبل کھیلا ہے، ان کے بھی جو قانون ہے انہیں پتہ ہے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا زیادہ امکان ہے کہ حزب اختلاف کو بہت زیادہ دھچکا پہنچے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. افتخار صاحب، پی ایم ایل این نے تو بہت واضح الفاظ میں کل مصدق ملک صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طریقے سے جو پارلیمانی سسٹم سے الگ ہو جانا، انتخابات میں حصہ نہ لینا، سیاسی میدان بالکل چھوڑ دینا، یہ صحیح فیصلہ ہوگا اس وقت؟ دیکھیں یہ بہت غیر مناسب فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو پنجاب میں ان کے اگرچہ ووٹ کم ہیں لیکن پھر بھی یہ 3-4 سیٹیں لے جا سکتے ہیں بآسانی، اور اگر یہ خالی چھوڑ دیں گے تو وہ 3-4 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہی صورتحال قومی اسمبلی میں ہوگی. وہاں پہ جو ان کے 86 ووٹ ہیں، اگر یہ اس کو حق استعمال نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ بھی پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ کا جو فیصلہ ہے یہ شاید مصدق ملک صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہو. میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی اصولی یا ان کا کوئی آفیشیل ڈیسیژن ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. جی ممکن ہے، کیونکہ میں نے اس کی وجہ بتا دی. دیکھیں نا جی، اس طرح تو پنجاب کے سارے اپنا جو سیٹیں ہیں وہ پی ڈی اے کو لے جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر صوبے مرکز میں بھی یہ ودرا کرتے ہیں وہ بھی فائدہ تو نہیں ہوگا. ایک پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آلریڈی اپنا سیٹیں سسٹین کر سکتی ہے، برقرار رکھ سکتی ہے، اس لیے وہ زیادہ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ نقصان اس انتخابات میں، آنے والے سینٹ کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا، جس کے بڑے بڑے اسٹالورٹ جو ہیں وہ اپنا ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائیں گے. پھر دوسرے نمبر کے اوپر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی تمام جو نشستیں انہوں نے حاصل کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. وہ دوبارہ ریٹین کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اتنا نمبر ہے. بلوچستان میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو 1 یا 2 ہی نشستیں مل سکیں گی، باقی ان کے وہاں پہ دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گی. سندھ کے اندر میجورٹی سیٹیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی لے جائے گی، لیکن پی ٹی آئی وہاں بھی نشستیں اب حاصل کر سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی صوبائی اسمبلی میں اب ان کے پاس ووٹ ہیں. تو یہ مکمل صورتحال ہے. اسلام آباد کے اندر جو پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ وہ جو سینٹ اسلام آباد سے ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. تو کوئی مشکل نہیں ہے سارے معاملے کو دیکھنا. میرا خیال ہے 104 کے ہاؤس میں 2.10 اور 2.4 یعنی کہ 104 کا ہاف سے زیادہ ایک آدھا جو سیٹ ہے وہ اس کے پاس پی ٹی آئی کے پاس ہوگی.
which is not 2/3 majority. और बाद अगर इनके साथ सीटें मिल जाती हैं, MKM को कुछ मिल जाती हैं और या कोई GDA का कहीं से ले आती है तो शायद हो जाए, बट 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पे सेनेट में भी नहीं बनेगी, नहीं होगी। सही है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से ये मैं देख रही थी, शेख रशीद ने भी बयान दिया कि नहीं आते सेनेट में तो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे PTI आएगी और फिर हम मजीद सख्त कवानीन जो हैं वो लेकर आएंगे, कानून साजी होगी और एहतसाब के बारे में मजीद करप्ट लोगों का एहतसाब करने के लिए कवानीन आएंगे। बहरहाल मैं सईद काजी साहब मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि गो कि उनको लगता है कि ये बिल्कुल दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा अगर PDM और खुसूसी तौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी अलग हो जाते हैं सेनेट इंतखाबात में, जैसे कि अभी अनाउंस किया भी जा रहा है उनकी तरफ से। तो अभी तक PDM ने अचीव क्या किया है? पहले होना था 8 दिसंबर को आरिया पार, वो नहीं हुआ। फिर 13 की तारीख दी गई, उस पर आरिया पार होना था। ये कहा जा रहा था कि शायद इस्तीफे दे दिए जाएंगे, लेकिन इस हद तक ऐलान हुआ कि भाई पार्टी अपने रहनुमाओं के पास, अपने लीडर्स के पास जमा करा दिए जाएं। फिर जनवरी में की डेडलाइन दे दी 31 जनवरी तक वजीर आजम को मुस्ताफी होने की, जो कि उनको भी पता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। फिर लॉन्ग मार्च जो है वो जनवरी की बजाय फरवरी में चली गई। तो अभी तक क्या अचीव किया? और उस पे सोने पे सुहागा ये कि वो सेनेट से भी अगर बाहर खुद को रख लेते हैं। देखिए ये सब उनके लिए नॉन ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनकी सारी ताकत इन असेंबलियों के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने हासिल ये किया है कि उन्होंने ये बात और ये मुगालता तोड़ के रख दी है कि यहाँ किसी बंदे का कोई वोट बैंक था। अभी चंद दिन पहले आमिर रियाज साहब मुझे बेयर करें, मुझे मेरे साथ इत्तफाक शायद करें कि एक मजमून देखा कि डायनेस्टी सिर्फ नवाज शरीफ और भुट्टो फैमिली की नहीं है, ज़िले की सतह पे भी बन गई हैं। कोई अवामी तल्लुक नहीं रह गया इस सारे सिस्टम का। उन्होंने एक्सपोज ये हुआ है, इनके इस जलसे में एक्सपोज हुआ है, कोई किसी किक बैकियों के कोई सोशल बेसिस नहीं होती। कोई आज देखें, आज मैं एक खत कोट करता हूँ। आज भारत के किसानों ने एक खत लिखा है मोदी को और उसे कहा है कि बात सुनो, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, ये पार्टियां मजबूर होकर हमारे पीछे आई हैं, इनमें से सब हमें मारते रहे हैं। कांग्रेस आई भी मार रही थी, CPI भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, CPM भी मिली हुई है, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहां पे एक्सपोज क्या हुआ? एक्सपोज PDM ने यह किया है। आज मुझे बताएं, जो हार्ड कोर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के, क्या एक PDM के जलसे में उसकी बात हुई? और एक और मैं सवाल बड़ा दिलचस्प सादिया आपसे पूछता हूं, कोई करप्शन नहीं की होगी और सारे इल्जामात गलत हैं मौलाना फजलुर रहमान पर। मुझे एक उस शख्स का एनालिसिस करके बताएं जो अपने बच्चे को PTCL में भर्ती कराता है, रूल एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा के उसे एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज में ले जाता है। मैं मौलाना फजलुर रहमान और उनके फर्जंद अर्जुमंद की बात कर रहा हूं। लुक एट देम, लोग कौन हैं ये क्या लोग हैं? ये जब आइन का नाम लेते हैं मेरी हंसी छूट जाती है। इस और दोनों अतराफ में है। मैं कोई PTI फिर जवाब भी नहीं देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, 26 सवाल भेजे उनको जवाब। मैं कहता हूं जी उनमें से सारे सवाल गलत थे। लुक एट द माइंड सेट ऑफ अ पर्सन, मुझे उसका एक कैरेक्टर का एक स्केच लिख के दें। Can I ask you, काजी साहब, कि क्या मौलाना फजलुर रहमान ही पाकिस्तान में कैसा बुरा आदमी? बेशुमार नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बात ये है कि 26 सवाल पूछे गए, अगर उनके पास सब चीजें हैं वो बहुत, तो वजाहत के साथ वो जवाब दे सकते थे। सलीम मानीवाला साहब ने भी तो 136 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब बाकायदा दिया ना आपको। बेशुमार मेरा सवाल आपसे, इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल है। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या एक गलत आदमी को हमारा हुक्मरान बना दें? सजेस्टिंग, क्योंकि बहुत से बुरे लोग हैं इस समाज में, बहुत से लोग 2 नंबर काम करते हैं, तो हम कॉन्शियसली एक कन्फर्म बुरा जिसकी चीज सामने आ गई है उसको एक एतहाद का हेड बनाए, कल वजीर आजम बना देते हैं। आर यू सजेस्टिंग दिस? मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि क्या अगर यहां बुरे आदमी हैं तो कोई इंटीग्रिटी वाला बंदा नहीं है? इफ्तिखार साहब जवाब दे दे। चलें इफ्तिखार साहब से जवाब ले लेते हैं जो आपने पूछा है, और मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगी जी। टेलीविजन, नॉट वन इंडिविजुअल, एक आदमी का नाम लेके नेशनल टीवी पर हम अच्छा नहीं कर रहे। चलें, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा मुफ्त में दे दिया। मैंने एक सवाल उठाया है कि यहाँ पर क्या ऐसे लोगों की कमी है जिनकी इंटेग्रिटी ना हो? इंटेग्रिटी, अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो वाई कांट वी ब्रिंग इन दी पीपल? हमारा रोना क्या है? हमने किक बैठिए, माल कमाने वाले, ठेके बेचने वाले, उनके औसाफ हमीदा यहाँ बताने हैं। हम यहाँ बैठ के फजाइल करप्शन बयान करें? मुझे बताएं ना, औसाफ हमीदा छोड़े लोगों के, मैं आगे बढ़ती हूँ।
اور یہ کہوں کہ یہ کرپشن اور کرپٹ لوگ تمہاری ڈیسٹنی ہے، تمہارا مقدر ہے اور تمہاری ذلت. آتے ہیں آخر پی ڈی ایم نے کیا اچیو کر لیا؟ اب تو سراج الحق بھی کہنے لگے کہ پی ڈی ایم نے صرف ہوائی فائرنگ کی ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. عمران خان صاحب کی جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پوری قیادت ہے، جو 3 بڑی پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کی، اس کی قیادت جو ہے وہ ڈسکریڈیٹڈ ہوئی ہے اور وہ بدنام بھی ہے. ان کے متعلق پرسیپشن بہت زیادہ منفی ہے اور لوگوں ایک وہ انگریزی کا محاورہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فاؤنڈ وانٹنگ. تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے عوام کو مایوس کیا. یہ نہیں کہ عوام نے ان کو آزمایا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی یقیناً ان کے ارد گرد افتخار صاحب یہی کہیں گے جی سارے ایسے ہی لوگ ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی میں ہیں یا نون لیگ میں ہیں، لیکن فرق جو ہے ان تینوں پارٹیز میں کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی تک غلط یا صحیح پرسیپشن یہ کہ جی وہ شخص جو ہیں وہ بنسبت اگر آپ کمپیئر کریں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان سے ایماندار آدمی بطور رول ماڈل بہتر شخصیت ہے. اب یہ میں ایک عام آدمی کی بات کروں جن سے من ٹچ ہم دانشوری کریں اور ان میں عمران خان کی تنقید کریں وہ بالکل الگ بات ہے. میں ایک عام پوائنٹ آف ویو جو ایک کامن مین کا پوائنٹ آف ویو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک عمران خان کو بہت ایڈوانٹیج ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر پی ڈی ایم کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو ان کا ایجنڈا جو ہے یہ صرف یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا نہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں اپنی موروثی سیاست کو، اپنی بدعنوانی کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. یہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے، جمہور کی لڑائی لڑنے کے لیے، عوام کی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں نکلے. اور کیونکہ یہ نہیں کر رہے تو اپوزیشن ان کے ساتھ عوام نہیں آ رہے. ان کے ساتھ جو کیپٹیو کراؤڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ 10-5 ہزار لوگ کبھی یہاں جمع ہو گئے، ایک جلسے کو لے کر یہاں چلے گئے، پھر دوسری جگہ. تو عوامی پارٹیسپیشن نہیں ہے. تو آپ عمران خان صاحب کی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی یہ سسٹین نہیں کر سکتے، لانگ مارچ نہیں کر سکتے؟ عمران خان نے کہا کہ ایک ہفتہ بھی یہ نکال جائیں لانگ مارچ کا تو میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ لوں گا. میرے خیال میں عمران خان بہت خوش فہمی کا شکار ہے کیونکہ ایک ہفتہ نکالا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بڑا ڈیڈیکیٹڈ قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے، مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہفتہ یہ بہت چھوٹی سی ڈیڈ لائن دی ہے. مگر میرا سوال یہ کہ اگر کہیں پر 50,000 لوگ دھرنا دے دیں ایک ہفتے کے لیے تو کیا حکومت کو چلا جانا چاہیے؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے. عمران خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیا، حکومت نہیں گئی اور جانا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ تو پھر ہر کوئی آدمی 50,000 لاکھ لوگ جمع کرے گا، اسلام آباد پہ الغار کرے گا اور استعفیٰ مانگے گا. ایسا سیاست میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوری انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں اور اس ملک میں جو ہے جمہوریت کا تسلسل ہو تو پھر یہ رویہ جو ایک منفی رویہ ہے. اور اس کے اندر وہ چاہے 50,000 لوگوں چاہے لاکھ لوگ لے کر آ جائے، کیونکہ ووٹرز جو ہیں اگر آپ میں بات کرتا ہوں نا کراچی تا خیبر، اس پہ 50,000 تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. آپ کا 22-23 کروڑ کا ملک ہے ماشاءاللہ. تو اس میں اگر آپ یہ کہہ دیں کسی بھی قیادت کے ساتھ کوئی بھی آرگنائز مائنورٹی، تو کل کو یہاں پہ کوئی ہٹلر آ کے بیٹھ جائے گا. ہٹلر کے پاس کیا تھا؟ آرگنائز مائنورٹی تھی نا، کہ جس نے آ کے فتح کر لیا تھا اس کے مغربی، اس کو جرمنی کے اوپر برسر اقتدار آ گیا تھا. تو ہم ایسا میرے خیال میں اگر کوئی بھی سپورٹ کرے اس بات کو، اس پہ بغلے بجائے کہ جی مولانا صاحب جو کراؤڈ لے کر آ جائیں گے، بات ہی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کس لیے نکلے ہیں، کیا ان کو ہم لوگوں نے آزمایا نہیں؟ یہ مولانا صاحب کے اب وہ پھر افتخار بھائی مجھے کہیں گے کہ جی انڈیویجولز کے نام نہیں لینے چاہیے، ہم کسی جس کے ہم اٹھا کے دیکھیں گے اس کے پیچھے ایک بدعنوانی کی داستان ہے، اقربا پروری کی داستان ہے، اس کے پیچھے زیادتیوں کی داستان ہے، عوام دشمنی کی داستان ہے. تو بھائی یہ میں تو بالکل میں ہوتا نا کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں چہروں سے. یہ لوگ جو ایجنڈا لے کے چلیں، ان کو اتنی بات تو ہے نہیں کہ کرونا وائرس کا دور ہے اور یہ جلسہ جلوس کی سیاست کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تو ایک مجرمانہ فعل ہے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. افتخار صاحب، یہ جو پی ڈی ایم ریزگنیشنز کی بات کر رہی ہے، ایک سوال ہے ویسے ہی کہ اوبویسلی ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں پر اگر جو پارٹی رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ایم پی ایز کو، ہنڈریڈز آف الیکٹڈ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز جو کہ اوبویسلی الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کر آئے ہیں، اور وہ وداؤٹ اینی ایفس اینڈ بٹس ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ریزائن کر دیں، استعفے دے دیں. یہ کتنا کوئی جمہوری ہے؟ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، ریفیوز کرتا ہے، اپنا جو مینڈیٹ ان کو عوام سے ملا ہوا ہے اس کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟
मैंने अभी पिछले दिनों एक अजीब वाक़या देखा कि एक खातून थी, एक सियासी जमात की कारकुन थी और उसने सियासी जमात के लिए बहुत सा काम भी किया था। उसका गालिबन उससे कोई बात की थी टीवी पे किसी से या कोई सहाफ़ियों से बात की थी और उसकी बुनियाद पर उसको उसकी नशिस्त से फारिग कर दिया गया। ये भी तो आप ही के दौर में हुआ है, इन्हीं दिनों में हुआ है, ये जमहूरी फैसला भी। देखिए बात ये है कि जो बात मेरे दो दोस्त कर रहे थे और दोनों मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं। मेरा एक दोस्त यहाँ पे इंकलाब लाना चाहता है और उसको अमेरिका में होने वाली जो अफसर है वो भी इंकलाब नज़र आती है और हिंदुस्तान में होने वाली भी अफसर जो वक्ती होती है वो इंकलाब नज़र आती है। मेरा दूसरा दोस्त जो है वो असूली तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की करप्शन के ख़िलाफ़ है और उसको उन दो जमातों की करप्शन नज़र आती है। तो उनका मुतालबा आखिर में यही था ना कि हमें निज़ाम को बदलना होगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें निज़ाम को बदलना होगा। जब तक हम निज़ाम को नहीं बदलते तब तक पार्टी की आमरीत जो है और पार्टी की जो क़यादत की आमरीत है वो तो जारी रहेगी। उसको तो आप नहीं हटा सकते, उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर इतने ज़्यादा इस्तीफ़े आ जाते हैं तो मैं आपको ये बात सादिया अपने तजुर्बे की बिना पे बताता हूँ कि इट विल बी ए मिनी इलेक्शन और ये उन तमाम जलसे और जुलूसों से बड़े जलसे और जुलूस होंगे जो पीडीएम अभी तक निकाल चुकी है, क्योंकि फिर हर गली, हर महल्ले और हर गांव, हर कस्बे के अंदर जलसे जुलूस होंगे अपने अपने उम्मीदवारों के हक में और अपने अपने उम्मीदवारों की हालत। तो एक बहुत बड़ी एक लहर डेवलप कर जाएगी जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। जिस तरीके से हमारे दोस्त भी इस बात का खदशे का इज़हार कर रहे थे, कुछ लोग शामिल होते हैं, चंद हज़ार ही, लेकिन इस प्रोसेस में अगर ऐसा हुआ और उसके ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जिस तरह पीटीआई के दोस्त नारा मारते हैं, आप इधर इस्तीफा दें हम उधर। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं इफ्तिखार साहब, ओके, एक सवाल, ज़िमनी सवाल ये कि अगर ऑब्वियसली इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं और वहां पर जैसे इमरान खान ने कहा कि जी हम दोबारा इलेक्शन करा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, आप कहते हैं ये मिनी इलेक्शन होगा, तो सवाल तो ये है ना कि क्या आया वही लोग जो रिजाइन कर रहे हैं वो दोबारा उसी इलेक्शन प्रोसेस का क्या हिस्सा बनेंगे? तो फिर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अगर वो एक इस्तीफा दे के दोबारा इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, दोबारा कैंडिडेट्स होते हैं, दोबारा से इलेक्शन लड़ते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मैं समझता हूँ ये पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा दानिशवराना और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एन एंकर। देखिए बात यह है, सीटें तो वही रहेंगी अगर वो जीत भी जाते हैं, हार सकते हैं, जीतने के इम्कानात बढ़ तो नहीं जाएंगे। अगर 14 आदमी इस्तीफे देंगे और 14 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा तो जीतने वालों की तादाद 15 तो नहीं हो जाएगी, ये हो सकता है 14 के बजाय 12 रह जाए। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। लेकिन मुझ गरीब आदमी की भी बात समझने की कोशिश करें कि जब हज़ारों लाखों लोग एक मुहिम के अंदर शामिल हो जाएंगे तो मुमकिन है कि उस मुहिम के खात्मे के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल या तो बहुत ही बिगड़ जाए और बहुत ही खिंचाव का शिकार हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, उस मुहिम के नतीजे में कुछ और हो जाए। चलें आपके उस दोस्त से पूछ लेते हैं जिनके बारे में आपने कहा कि वो इंकलाब लाना चाहते हैं, सईद काजी साहब। आपको कैसे पता लग गया? ये अर्ज करता हूँ, पहली बात ये है, पहली बात तो ये है, अब आप इतने प्रोग्राम्स में थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इजाजत है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें इनकलाबात आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनकलाबात रहेंगे जब तक ये तल्ख हकीकतें और ये भूख और ये ज़िल्लत और ये बर्बादी रहेगी। और इनकलाब की ख्वाहिश जिस दिन मर जाएगी उस दिन इस ग्लोब के 7.5 बिलियन लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम जहाँ आज खड़े हैं, अगर हज़रत आदम के दौर के एक आदमी को आज बाहर निकाल लाएँ हम कब्र से, हमें अल्लाह ताला ये ताकत दे, उससे पूछें ये दुनिया तुम ही छोड़ के गए थे, तो वो शायद दोबारा कब्र में छलांग लगा देगा। ये दुनिया यहाँ तक आई है तो यहाँ रुकी नहीं रहेगी। आज के निज़ाम को अगर हम जो हम पे मुसल्लत है, अगर इस 5000 साल की तारीख़ को अगर एक दिन माने तो इसकी उम्र सिर्फ दो मिनट बनती है। तो इसलिए आई एम इनक्रेडिबल ऑप्टिमिस्ट। और दूसरी बात ये कि हम आप इनकलाब को गोली मारें, आपने एक आइन बना रखा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मार्शल लॉ में तो आइन टूटता है जी, प्राइम मिनिस्टर बन के ठेका भेजने से जुड़ता है? मैं आपसे उस बात में मुकालमा करूंगा जिसको आप इनकलाब को नहीं मानते, उसको यहां से बाहर रखने। 73 का आइन बीच में ले आए। मुझे ये बताएं, मार्शल लॉ के उन्होंने तो लगाया, हम उनके खिलाफ हैं, सबसे ज्यादा हम उनके खिलाफ बोले। आपने बैठ के जब किक बैकें ली, माल खाए, अपनी एम्पायर्स खड़ी की,
बैक वक्त 2 मैशतें चला रहे थे आप, एक पाकिस्तान की जो बेगिंग बाउल लेके धक्के खा रही है दुनिया में, और आपके दुनिया के हर बड़े जो दारुल खिलाफत में आपके महल हैं। जरा शनाख्त तो बताएं ना। मैं सईद काजी हूं, एक जर्नलिस्ट। जिस दिन मैंने 2 रुपए पकड़ लिए, मुझे कमीशन एजेंट कहिएगा, और कमीशन एजेंट का जो पंजाबी तर्जमा है वो भी सोच लीजिएगा। तो आज ये हुआ है, कम से कम मैं ये क्रेडिट देता हूं, इमरान खान को कुछ नहीं कर सकेगा, कम से कम उनके चेहरों से नकाब नीचे चले आए। अब ये नैब से क्यों परेशान है? और नैब में तो कमर जमान चौधरी साहब थे, इंतहाई प्यारे मेरे मुखलिस। वो हुआ ये कि नैब उस तरफ चल पड़ी कि समटाइम्स वी डू सम थिंग्स जिसके अनइंटेंडेड जो है वो चीजें निकल आती हैं। वो पता चला यार साढ़े तो पर्दे उतर गए ने, तो लोगों ने तो पता लग गया कमीशन एजेंट ने इनका असल पेशा था, धंधा ये है इनका। ये 25 अरब रुपया कहां से आया? चाहे वो डिवाइड के इस साइड पे बैठे हो या उस साइड पे बैठे हो। हम इनकलाब तो नहीं ला सके, और इस दौर में और तो कुछ नहीं कर सके इफ्तिखार भाई, मगर कुछ लोगों के चेहरों को आईना दिखा दिया है कि यह है तुम्हारी औकात। अपने आप पैगंबरों का पेशा है सियासत, वलियों का पेशा है, ठीक, ये ठेकेदारों का पेशा नहीं है। इसलिए ये हुआ है। अगर बात यहां तक आई है तो मेरा उम्मीद है आगे जाएगी, मैं देख सकूं, आप देख सकें, कम से कम ये दुआ करते हैं हमारे बच्चे देख लें। जी मैं एक बात कह सकता हूँ? चलिए, अल्लाह करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुआ तो यही है, लेकिन जी फरमाइए। जी मैंने आपके दूसरे दोस्त की तरफ भी जाना है जिनके बारे में आप कहते हैं कि जो निजाम तब्दील करना चाहते हैं। फरमाइए। मैं एक बात कह दूं सईद काजी साहब, ये जो कुछ आपने फरमाया कमीशन का, इसमें सब शामिल है ना? तो सर मैंने किसी को निकाला है? नहीं, सियासतदानों के अलावा बाकी भी शामिल है ना? जी, बस मैं ब्यूरोक्रेसी शामिल है हजूर, हमारे कोई पर्दे नहीं है, हमारी पसंद के जालिम नहीं है, हमारी पसंद के करप्ट नहीं है, हमारे ठीक है। वो कह रहे हैं इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं और गिने चुने लोग नहीं, सभी शामिल हैं, उन्होंने सबको शामिल किया है। आमिर ज़ा साहब। जनाब, अच्छा, अगर सिर्फ कमेंट मैंने देना है सादिया, बात ये है जी इसी पे कमेंट फरमाइए, मैं इसी में दावा करूंगा करने की भी बात जो आपने की है। हाँ, मैं ये अर्ज करूंगा कि इनकलाबी हालात जरूर है, लेकिन कोई इनकलाबी तंजीम या हमें नजर नहीं आता है कि कोई तब्दीली उस तरह किया है जो मस्बत फिलहाल चली जाए, मुझे नजर कम से कम नहीं आती है। तो हमें देखना चाहिए कि विद इन द सिस्टम इनकलाब बिल्कुल जरूरत है, हमारे आखिरी एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, लेकिन अभी इनकलाबी हालात के बावजूद इनारकी की तरफ हम जा सकते हैं, कोई मस्बत तब्दीली अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन उसमें आप ये सोचें, हमने बात शुरू की थी कि इस्तीफे देंगे नहीं देंगे। मेरा प्रेमिस ये है, अर्ज ये करना है कि इस्तीफे जिन लोगों ने, आपने कहा जी अवामी मैंडेट से लेकर आपका जुमला था ना, वो क्यों इस्तीफा दें? मैं इसमें इजाफा करूं, अवामी मैंडेट ही नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं, और वो उन करोड़ों रुपयों को फूकना नहीं चाहेंगे। मैंने इसीलिए सवाल किया था, लेकिन इफ्तिखार साहब ने नाम लिए बगैर उस कारदार की मिसाल दे दी कि जी उसको फारिग कर दिया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि बात ये कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। और ये जो एक तो पीपल्स पार्टी के बारे में, पीडीएम को मैं एक इकाई के तौर पे देखते हैं जो कि नहीं है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरगिज जो है, उनकी इतनी ज्यादा सिंध में स्टेक्स है, वो नहीं देंगे। कहने की बात होती है कि हम दे देंगे और हम ये नहीं देंगे, वो एक बात। दूसरी बात ये कि क्या नून लीग में सारे लोग इस्तीफा देंगे? वहां पे शहबाज शरीफ का इन्फ्लुएंस है, वहां लोगों के अपने जाती इन्फ्लुएंसेस हैं, नहीं देंगे। पीटीआई के पास कितने नंबर है? बाकी पार्टियां जो हैं वो बिना नुमाइंदगी की पार्टियां हैं, उसमें किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 2 सीटें। तो पहली बात स्टेटस क्या होगा? क्योंकि आपने वो मरियम नवाज साहिबा की बात सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो नहीं आते वो लोटे हैं, और फिर उनके घर का घेराव भी किया जाए। उन्होंने तो यहां तक अपने वर्कर्स को कह दिया था। वो कहने की बात होती। पहली बात ही कि क्या नून लीग के जो सदर हैं जो कि जेल में हैं, क्या वो अपने लोगों से इस्तीफा मांगेंगे? क्या नायब सदर के कहने पे इस्तीफा देंगे लोग? एक बहुत सारा मतलब है। अगर आप बाल की खाल निकालने पे जाएं, वो डेविल तो अभी तक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नून लीग भी कोई मोनोलिथ फोर्स नहीं है कि वो जाके इस्तीफे पेश कर देगी? कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है कि जनाब पॉलिट ब्यूरो ने डिसाइड कर दिया तो सब लोग जान पे खेल के जाकर उन्होंने इस्तीफे दे दिया। ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं इस्तीफे नहीं देंगे, मांगे जरूर जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली सवाल ये था कि कितना जमहूरी है कि आपके इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं और आप उनको कहते हैं कि जी मुस्ताफी हो जाएं, और क्या वो सरेंडर अगर अपना मैंडेट नहीं करते तो उनका स्टेटस क्या है? बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप हियर। आमिर ज़िया साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, सईद काजी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।